जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इतिहास की कुछ बातें कर रहे हैं और इतिहास के क्रम में आज हम आधुनिक भारत की बात करेंगे, जिसमें भी बात करेंगे हम सांस्कृतिक और धर्म सुधार आंदोलन, या हम कहें कि समाज और समाज के कुछ धर्म सुधार आंदोलन। देखिए दोस्तों, हमने देखा कि प्राचीन भारत में हमें गौरवशाली समाज और गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन करते हुए आ रहे थे, लेकिन फिर जब हमारा सम्राट हर्ष के बाद का समय आया और सामंतवाद की परंपरा बढ़ी, फिर धीरे धीरे 1000 ईस्वी के आसपास आते आते हम पर अरब आक्रमणकारी आक्रमण करने लगे। उनके आने से हम एक अलग संस्कृति के प्रभाव में आए और उन कुछ आक्रमणकारियों ने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि उन्होंने हमारे व्यक्तियों को, आदमियों को मारा और हमारी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसी क्रम में हमने स्त्रियों पर कुछ बंधन नए बना दिए, पर्दा प्रथा इनकी शुरुआत कर दी और हमने ये तय किया कि अब सामाजिक रूप से हम क्या हो गए थे, एक कूप मंडूक जैसे हो गए थे। जैसे अल बरूनी ने कहा भी है कि भारतीय क्या है, स्वयं के ज्ञान को स्वयं तक सीमित रखना चाहते हैं। उनके पास प्राचीन समय में अथाह ज्ञान जरूर था, लेकिन अब वर्तमान में वो कूप मंडूक हो चुके हैं, कुएं के मेंढक हो चुके हैं। यानी उनका जो स्वयं का एक छोटा सा ज्ञान का कटोरा है, उसे ही वो क्या समझने लगे हैं, संपूर्ण संसार समझने लगे हैं। तो इस प्रकार हम काफी हद तक मतलब एक समाज और एक धर्म के तौर पर बहुत पिछड़ चुके थे। फिर धीरे धीरे हम पर सल्तनत काल और मुगल काल में भी हम कोई भी सामाजिक और धार्मिक अभिवृद्धि स्वयं में नहीं कर पाए। फिर एक ब्रिटिश शासन व्यवस्था आई, वहां पर भी हम प्रबुद्ध नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब जब ब्रिटिशर्स ने, देखिए अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, हमारा शोषण भी किया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीजें हमें दे दी, जैसे रेल दिया, संचार दिया, ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस दी, समाचार पत्र दिए। तो उनसे क्या हुआ कि हमारा एक वर्ग जो कि साधन संपन्न वर्ग था, वो प्रबुद्ध होता गया। मतलब जिसके पास काफी सारे साधन थे, संसाधन थे, वो वर्ग क्या होता गया, प्रबुद्ध होता गया। और उसी वर्ग ने हमारे कुछ तो उन्होंने अंग्रेजों का सिस्टम फॉलो किया और कुछ उन्होंने हमारे प्राचीन जो धर्म है, प्राचीन वैदिक धर्म थे, उनसे भी उन्होंने क्या किया, कुछ प्रेरणाएं प्राप्त की। और इन दोनों के मिक्सअप से उन्होंने क्या किया, भारतीय समाज और भारतीय धर्म में सुधार किए। देखिए हमारे समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं आ गई थी, जैसे सती प्रथा। मैंने आपको प्राचीन भारत पढ़ाया, प्राचीन भारत में सती प्रथा का सिर्फ एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य गुप्त काल में मिला, उसके अलावा कहीं भी सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि मध्यकाल और शुरुआती आधुनिक काल, यानी लगभग 1830, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध किया, तब तक हम क्या करते रहे, हम सती प्रथा में पूरी तरह से लग्न रहे। और देखिए सती प्रथा इतनी गंदी प्रथा थी, जो कि एक तरीके से मानव के ऊपर अमानवीय अत्याचार का द्योतक थी। तो इन सब चीजों से हमने परे उठे। फिर जाकर के 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित किया, जिसके बाद से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। 1843 में आकर के दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। इन सब चीजों से हमने हमारे समाज को बचाया और धर्म में भी सुधार किए। अब देखिए दोस्तों, भारत में क्या है, भारत में समाज और धर्म, क्या समाज और धर्म एक दूसरे के क्या है, पूरक है। और ये दोनों चीजें अगर एक दूसरे की पूरक हैं, तो हमें ये समझना होगा कि इसमें सुधार किए बिना इसमें सुधार नहीं हो सकता और इसमें सुधार किए बिना इसमें सुधार नहीं हो सकता। मतलब हमें क्या करना होगा, हमें दोनों ही चीजों में सुधार करना होगा। अब ये जो सुधार की परंपरा है, ये कौन शुरू करेगा, कैसे करेगा? तो देखिए दोस्तों, नई नई जो आविष्कार हो रहे थे, कहां पे हो रहे थे, आपके यूरोप में। जो आपने देखा होगा कि रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण हुआ यूरोप में, और वो भी कहां से शुरू हुआ, वो भी इटली से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ, इटली से। और भारत में देखिए, ये तो था यूरोप में इटली से, और भारत में कहां से शुरू हुआ, भारत में शुरू हुआ आपके बंगाल से। अब आप कहेंगे कि दोनों में क्या संबंध है, तो दोनों का संबंध सिर्फ इतना सा है कि दोनों में ही साधन संपन्न प्रभुत्व वर्ग, साधन संपन्न प्रबुद्ध वर्ग,
प्रबुद्ध वर्ग, इसने ही क्या किया, इस साधन संपन्न प्रबुद्ध वर्ग ने ही आपके जो रेनेसा है, पुनर्जागरण है, धर्म सुधार है, इसकी क्या की, शुरुआत की। तो दोस्तों धर्म सुधार ये सब चीजें वहीं पर संभव हो पाती हैं जहां पे कि एक प्रबुद्ध वर्ग निवास करता है, और वो प्रबुद्ध वर्ग हमेशा कैसा होगा, साधन संपन्न होगा। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत से संबंधित, क्यों, क्योंकि अभी हम विश्व के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम आधुनिक भारत में जो समाज और धर्म सुधार हुए उनकी हम बात यहां पे करेंगे आज। देखिए एक बात मैंने आपको बता दी कि भारत में क्या है, भारत में समाज और धर्म क्या है, एक जैसा है। समाज और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। और जो भारत में धर्म सुधार हुआ तो उसके पीछे भी दो प्रकार की विचारधाराओं ने काम किया। कितनी, दो प्रकार की विचारधाराओं ने। एक विचारधारा थी पाश्चात्य शिक्षा, कि हम कौन सी शिक्षा लेंगे, पश्चिम की शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा, प्लस उदारवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, ठीक है। और दूसरी जो थी हमारे सामने वो थी प्राचीन भारतीय इतिहास से हमने क्या ली, प्रेरणा ली। प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति से हमने क्या ले लिया, प्रेरणा ले ली। प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति से प्रेरणा, संस्कृति से प्रेरणा। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि हमने एक तो हमारे सामने दो प्रकार की विचारधाराएं आ गई, किसमें, धर्म सुधार के लिए भी। एक तो हमने अपनाया कि हमने पाश्चात्य शिक्षा को अपना लिया, और साथ में उनकी उदारवादी विचारधारा। देखिए अंग्रेज भले ही से हिंदुस्तान पर शासन करते समय किसी भी रूप में उदार हमें नहीं लगते हों, लेकिन जो अंग्रेजों का साहित्य था वो उनको क्या साबित करता था, हमेशा ही उदार साबित करता था। और जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है उसने उन्हीं के साहित्य से क्या ली, प्रेरणा ली। दूसरा है प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति से प्रेरणा। एक ऐसा प्रबुद्ध वर्ग भी आया जिसने हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा ली कि हम प्राचीन काल में हमारा इतिहास कितना समृद्ध था, कितने हम वैज्ञानिक थे, हमने शून्य का आविष्कार किया, हमने बताया कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सब चीजें किसने, हमने प्राचीन काल में ही बता दी थी, गुप्त काल में ही बता दी थी। और दूसरी बात कि ये जो पाश्चात्य शिक्षा और उदारवादी विचारधारा है, इसका जो हमें संकलन या कहें इसका प्रभाव कहाँ मिलता है, आपके राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज में। और प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा अगर हम कहें तो हमें स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों के आर्य समाज और इधर इनका रामकृष्ण मिशन, इन दोनों में हमें इनकी झलक मिलती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय की। किसकी बात करेंगे अब हम, राजा राममोहन राय की। सबसे पहले राजा राममोहन राय की बात करते हैं, फिर उनके द्वारा जो ब्रह्म समाज बनाया गया था उसकी भी बात कर लेंगे। राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय। देखिए राजा राममोहन राय जो हैं ये भारत के पहले आधुनिक व्यक्ति माने जाते हैं, भारत में समाचार पत्रों के जन्मदाता माने जाते हैं, राष्ट्रीय व्यक्ति माने जाते हैं, पहले प्रबुद्ध व्यक्ति माने जाते हैं। तो ये क्या है, भारत में आधुनिकता के जनक भी कौन माने जाते हैं, राजा राममोहन राय। तो दोस्तों इनका जो जन्म है, जन्म कब हुआ आपके 22 मई 1772 को, कहां हुआ, राधानगर कलकत्ता में, राधानगर कलकत्ता में। देखिए बड़ी पर्सनालिटी है, क्वेश्चन पूछा जाता है जन्म, ज्यादातर समय केवल सन पूछा जाता है, फिर भी डेट अगर चाहें तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बड़ी परीक्षाओं में डेट और सन बिल्कुल आसपास की दी जाती है, जैसे 22 मई 21 मई 20 मई ऐसा कुछ देके और साथ में 1772 ही हर जगह दे दिया जाए। जन्म का स्थान सामान्यतः कलकत्ता हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में राधानगर है तो राधानगर कलकत्ता हो जाएगा। ये हो गया, क्यों, कौन हो गया, ये हो गए हमारे राजा राममोहन राय का जन्म और राजा राममोहन राय के बारे में। दूसरी बात कि अब इनको देखिए, इनको क्या क्या कहा गया, इन्हें
अब इन्हें लगा करके हम देखते हैं क्या कहा गया, भारतीय समाज सुधार का जनक। क्या कहा गया, भारतीय समाज सुधार का जनक। भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति, भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति, आधुनिक व्यक्ति प्रथम इनको ही क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने ही पाश्चात्य शिक्षा को क्या किया, धर्म सुधार से जोड़ा। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, ठीक है। भारतीय समाचार पत्रों के पिता। देखिए राजा राम मोहन राय को ये सब कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीयवाद के जनक भी यही थे, अंतर्राष्ट्रीयवाद के जनक। देखिए जब ये भारत में रहते थे तो ये विदेश में होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखते थे, तो इनको क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीयवाद का जनक। भारत में समाचार पत्रों के लिए सबसे पहले इन्होंने ही कार्य किया, भारतीयों की तरफ से इन्होंने पहला कार्य किया, तो ये भारतीय समाचार पत्रों के जनक पिता कहलाए। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, इन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने की बात कही, तो ये राष्ट्रवाद के जनक कहलाए। भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति इसलिए कहलाए क्योंकि इन्होंने आधुनिकता से जोड़ा, इन्होंने वैज्ञानिकता से धर्म को जोड़ने की कोशिश की। और भारतीय समाज सुधार के जनक भी राजा राम मोहन राय ही कहलाए। तो ये आप एक बार राजा राम मोहन राय के बारे में देखें। अब आगे हम राजा राम मोहन राय के बारे में बात करते हैं तो हम पाते हैं कि 1809, कब, 1809 में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था फारसी में, तुहफात उल मुवाहिदीन। 1809 में फारसी ग्रंथ, कैसा ग्रंथ आपके, फारसी ग्रंथ। और फारसी ग्रंथ का नाम क्या है, तुहफात उल मुवाहिदीन, मुवाहिदीन, तुहफात उल मुवाहिदीन फारसी ग्रंथ की रचना की। फारसी ग्रंथ लिखा इन्होंने, इसकी रचना की। इसी का जो अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद, वो क्या कहलाता है, इसका अंग्रेजी अनुवाद वो कहलाता है आपके गिफ्ट्स ऑफ मोनोथिस्ट। गिफ्ट्स ऑफ मोनोथिस्ट यानी एकेश्वरवादियों का उपहार। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया हमें कि एक ही ईश्वर में विश्वास हमें करना चाहिए। ये नहीं है कि हमने ईश्वर को अनेक मान रखा है। देखिए ईश्वर के रूप भले ही से कितने भी हों, लेकिन ईश्वर एक ही होता है। वही बात इन्होंने कही, गिफ्ट्स ऑफ मोनोथिस्ट। ये क्या थे, ये वेदांतों के समर्थक थे। किसके थे, वेदांत के समर्थक। अब वेदांत क्या होता है, तो वेदांत किसको कहते हैं, उपनिषदों को। किसको कहते हैं, उपनिषदों को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ही ईश्वर का नारा दिया, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद के समर्थक, मतलब ये एकेश्वरवादी विचारधारा के क्या थे, समर्थक थे। 1817 में इन्होंने क्या खोला, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोला। कब, 1817 में। और 1825 में है वो क्या खोला आपके लिए, वेदांत कॉलेज खोला। 1825 में वेदांत कॉलेज। अब ये हिंदू कॉलेज था, इसमें तो अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी, और जो वेदांत कॉलेज था इसमें उपनिषदों की शिक्षा दी जाती थी, हिंदी में भी और
अंग्रेजी में भी। किसमें? 1825 की वेदांत कॉलेज में। और देखिए इन्होंने 1821 में 2 पत्रिकाएं चलाई। कौन कौन सी पत्रिकाएं चलाई? एक तो आपकी संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, और दूसरी थी संवाद चंद्रिका। ठीक है, और दोनों ही जो बुक्स हैं इनकी भाषा क्या है? बांग्ला। बांग्ला भाषा में ये दोनों समाचार पत्रिकाएं इन्होंने जारी की, चलाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद राजा राममोहन राय ने क्या किया? इन्होंने कर दी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। कब कर दी? आपके ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। 1828 में भी कब की? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब कर दी? 20 अगस्त 1828 को ये कर दी इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना। और ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ साथ इन्होंने क्या बोल दिया कि ये वन गॉड सोसाइटी है। क्या है? वन गॉड सोसाइटी। देखिए अभी आपको मैंने एक बात बताई थी कि इन्होंने एक ही ईश्वर में विश्वास की बात कही, फिर इन्होंने एक अपना ब्रह्म समाज बनाया और ब्रह्म समाज को क्या नाम दिया? वन गॉड सोसाइटी नाम दिया। इसमें इन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से कर्मकांड, ब्रह्म समाज के माध्यम से क्या किया? कर्मकांड, सती प्रथा, ठीक है, और आपके पर्दा प्रथा, ठीक है, एक आपका बाल विवाह, ये जो भी समाज में बुराइयां थी इनका क्या किया? विरोध किया। बाल विवाह का विरोध किया। अब देखिए राजा राममोहन राय क्या कर रहे हैं? ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, कर्मकांड, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। देखिए राजा राममोहन राय ऐसे आदमी नहीं थे जो कि मतलब परंपराओं से अलग जाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ? राजा राममोहन राय के बड़े भाई की हो गई असामयिक मृत्यु, मतलब जब वो कम ही उम्र के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। अब बड़े भाई की मृत्यु हुई तो फिर क्या होगा? सती प्रथा होगी, और सती प्रथा के अंतर्गत इनकी भाभी को क्या किया गया? इनके बड़े भाई के साथ साथ ही जला दिया गया। अब ये क्या, देखिए अगर हमारे परिवार में ऐसा कोई होता है घटना तो हम भी वहां उपस्थित होते हैं, ये स्वयं भी वहां उपस्थित थे। तब इन्होंने उस जो समय था तब इन्होंने वो देखा कि यार जो भी व्यक्ति सती प्रथा के दंश को झेल रहा है उसे कितनी अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। इसलिए इन्होंने तब से ही सती प्रथा के अंत की क्या कर ली? कसम खा ली कि मैं इस जो सामाजिक बुराई है इसको खत्म करके ही मानूंगा। और लास्ट में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से, राजा राममोहन राय की बात हो गई। अब 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे उस समय? भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से रेगुलेशन 17 1829 के रेगुलेशन 17 लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित करवाया। क्या करवाया? सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित करवाया। ठीक है, 1829 में इन्होंने यह काम कर दिया। फिर क्या हुआ? आपके अकबर द्वितीय के पास गए। कब गए? 1830 में। 1830 में अकबर द्वितीय ने इनको क्या की? अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी। देखिए आपको ये पता होगा या फिर आगे हम चर्चा करेंगे
कि जो आपके अकबर द्वितीय था, ये मुगल बादशाह था, परवर्ती मुगल बादशाह या उत्तरवर्ती मुगल बादशाह, तो इनको क्या है, पेंशन मिलती थी। कहां से मिलती थी? ब्रिटिश सरकार से। किससे पेंशन मिलती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश सरकार से इनको क्या करती थी, पेंशन दिलवाती थी। तो उन्होंने, अकबर द्वितीय ने, जब उनको पता चला कि भारत में एक इतना समझदार और ज्ञानी पुरुष रहता है, तो उन्होंने इनको बुलाया, राजा राम मोहन राय को, और इनको बुला करके इन्होंने क्या किया, इनको बुला करके इन्होंने ये बोला कि आप जाइए इंग्लैंड और हमारी पेंशन बढ़ाने के बारे में चर्चा करके आइए। तो जब ये 1830 में अकबर द्वितीय के बुलावे पर इंग्लैंड जाने को राजी हुए, तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी, और 1833 में ब्रिस्टल में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई? ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए ब्रिस्टल में जो मृत्यु हुई है, इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि एक तो इनकी कब्र कहां है, कब्र ब्रिस्टल में, क्योंकि इनको दफनाया भी कहां गया था, ब्रिस्टल में। ठीक है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, इनकी कब्र पर हरी केली नाटक, क्या, जो हरी केली आपका एक नाटक है, हरी केली नाटक के अंश क्या है, अंकित है। और हरी केली जो नाटक है, वो नाटक किसने लिखा था? आपके विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। और ये जो विग्रहराज चतुर्थ का हरी केली नाटक है ना दोस्तों, इसके अंश एक जगह और मिलते हैं, और वो कहां मिलते हैं? आपके हुमायूं का मकबरा। जिसको ताजमहल की भोंडी नकल भी हम कह देते हैं, हुमायूं के मकबरे को। तो ये सारी बातें हो गई राजा राम मोहन राय के बारे में, कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 20 अगस्त 1828 को, नाम दिया वनगोड़ सोसाइटी। इन्होंने कर्मकांड, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया। 1829 में इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से इन्होंने रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित करवाया, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित करवाया। और 1830 में अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी। 1833 में इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हुई, और ब्रिस्टल में इनकी कब्र है, और कब्र पर हरी केली नाटक के अंश मिलते हैं। ये हो गई राजा राम मोहन राय की बात। अब हम ब्रह्म समाज, देखिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बना दिया, आगे क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ब्रह्म समाज जब बन गया, तो अब इस ब्रह्म समाज में क्या होता है कि दो लोग आके जुड़ते हैं, एक आपके देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरे थे केशव चंद्र सेन। दो लोग आके जुड़े और इन दोनों लोगों ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। और जब इनमें नहीं बनी तो इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज का विभाजन कर लिया, और विभाजन के तहत देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज से जुड़े रह गए, और केशव चंद्र सेन क्या करे, केशव चंद्र सेन ने आगे ब्रह्म समाज को और आगे बढ़ाया। तो अब हम बात करते हैं, पहले दो लोग जो जुड़े, एक तो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। तो पहले देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, और 1839 में इन्होंने इसी सभा के साथ साथ क्या निकाला, एक तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, ये तो देवेंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने एक और स्थापना की थी, वो थी तत्वरंजिनी संस्था की। किसकी? तत्वरंजिनी संस्था की। देखिए सामान्यतः अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ ये पूछा जाएगा, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब की? 1839 में। दूसरा, अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी बढ़िया पेपर में पूछा जाएगा तो तत्वबोधिनी पत्रिका हो जाएगी। और अगर ये तत्वरंजिनी संस्था का आता है तो ये तो किसी नेट टाइप के पेपर में ही पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, लेकिन आपको मैंने तीनों बता दिए हैं। आप तो ये ध्यान रखना कि जो तत्व से संबंधित है वो देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है।
साथ में ये क्या हुआ कि ये आदि ब्रह्म समाज इन्होंने बना लिया। देखिए जब 1867 में ब्रह्म समाज के टुकड़े हुए तो ये कौन सी उससे जुड़े रहे, शाखा से, आदि ब्रह्म समाज से, आदि ब्रह्म समाज से। अब देखिए मैंने आपसे एक बात कही कि ये जुड़े, ब्रह्म समाज से जुड़े थे, तो कब जुड़े थे ये जुड़े थे 1843 में ब्रह्म समाज से जुड़े। और जो 1867 में आपका ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ ना, तो वो विभाजन 1867 में किस बिना पर हुआ कि इन्होंने आदि ब्रह्म समाज रख लिया और केशव चंद्र सेन जो है उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज अपनाया। अब दूसरे हैं आपके केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र ने क्या किया, इन्होंने एक तो इंडियन मिरर पत्रिका, इंडियन मिरर क्या है ये है एक पत्रिका इंडियन मिरर, और संगत सभा की स्थापना। देखिए ये तो दोनों संस्था हो गई, इंडियन मिरर और संगत सभा की स्थापना। ठीक है, एक स्त्री शिक्षा हेतु क्या बनाया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। और एक काम इन्होंने जो इंपॉर्टेंट किया था, इन्होंने किया कि 1872 में क्या किया इन्होंने, नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया 1872 में। देखिए ब्रह्म समाज के अंतर्गत ही ये बनाया था नेटिव मैरिज एक्ट, मतलब एक ऐसा अधिनियम जिससे क्या हुआ, लड़के लड़कियों की क्या कर दी इन्होंने, उम्र तय कर दी शादी की। इसको ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया, ब्रह्म विवाह एक्ट, ठीक है, या इंडियन मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट, आप इसको कुछ भी कह सकते थे उस समय, सिविल मैरिज एक्ट। ये इन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत पारित किया और इसमें लड़के की उम्र, लड़का 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष तय कर दी शादी के लिए। मतलब इससे क्या हुआ कि इन्होंने एक ऐसी प्रथा का प्रचलन करवाया जो कि क्या हुआ, लड़के और लड़की की मैरिज एक्ट के लिए इन्होंने डेट तय कर दी। ठीक है, और केशव चंद्र सेन ने क्या किया था, भारतीय ब्रह्म समाज, क्या आपके भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज कब, आपके 1867 में, 1867 में। मतलब क्या हुआ, 1867 में मैंने बताया ना कि ब्रह्म समाज के दो टुकड़े हो गए, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज से जुड़े रहे देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े रहे आपके कौन, केशव चंद्र सेन। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, केशव चंद्र सेन ने 1872 में ये एक्ट भी पारित करवा दिया। अब एक्ट पारित करने के बाद इनकी खुद की बेटी के लिए, केशव चंद्र सेन की लड़की के लिए एक रिश्ता आया। उस समय उनकी उम्र लगभग थी 13 वर्ष के आसपास लड़की की, लेकिन वो रिश्ता एक बड़े घराने से था तो इन्होंने उसी समय उसका विवाह कर दिया। तब लोगों ने कहा कि आप स्वयं तो इस एक्ट को माने नहीं और आप हमसे मानने को कहते हैं, तो ये जो एक्ट था ये ज्यादा प्रभावशाली नहीं बन पाया था। तो ये बात हो गई इन दोनों की, ब्रह्म समाज की बात हो गई। ब्रह्म समाज आगे फिर चलता रहा। अब बात करेंगे हम आर्य समाज और दयानंद सरस्वती की। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। बात कर लेते हैं दोस्तों अब आर्य समाज और दयानंद सरस्वती की। सबसे पहले बात करेंगे हम दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, देखिए दयानंद सरस्वती जो है इनका जन्म 1824 में हुआ। जन्म कब हुआ आपके, 1824 में। और कहां हुआ, गुजरात में। कहां हुआ, टंकारा गांव, गुजरात।
टंकारा गांव गुजरात, और ये कहां पड़ता है आपका, मोरवी में। गुजरात में एक मोरवी जगह है, तो मोरवी में क्या है, टंकारा गांव पड़ता है आपका। इनका जो जन्म का नाम था, जन्म का नाम पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्या था, मूलशंकर। देखिए ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ, 1824 में। जन्म कहाँ हुआ, तो क्वेश्चन जो पूछा गया था मोरवी का पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। गांव का नाम टंकारा था, हो सकता है तहसील का नाम हो मोरवी, और राज्य इनका गुजरात है, तहसील जिला कुछ भी हो सकता है। और इनके जन्म का नाम क्या था, मूलशंकर। इन्होंने सन्यास की दीक्षा, मतलब इनको जो सन्यास की दीक्षा देने वाले जो गुरु थे ना, वो तो कौन थे, स्वामी पूर्णानंद। कौन थे, स्वामी पूर्णानंद। और पूर्णानंद से क्या मिला इनको, दयानंद नाम मिला। क्या मिला, दयानंद नाम मिला। इनका पहले नाम क्या था, मूलशंकर। जब ये सन्यास लेने गए स्वामी पूर्णानंद के पास, सन्यास की दीक्षा ली, तो पूर्णानंद ने इनको क्या कहा कि आज से अब तुम्हारा नाम क्या होगा, दयानंद होगा। वेदों की शिक्षा, या आप कहें कि वैदिक शिक्षा इन्होंने किससे ली, स्वामी विठवानंद से। किससे ली, स्वामी विठवानंद से। ठीक है दोस्तों, अब स्वामी विठवानंद ने इनको क्या कहा कि आप वैदिक शिक्षा का प्रसार करो, वैदिक शिक्षा का प्रसार करो। ये किसने कहा, आपके स्वामी विठवानंद ने। अब देखिए दयानंद सरस्वती जो है ना, ये किसके हैं, वेद और वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। वेद और वैदिक शिक्षा के समर्थक। ठीक है, और ये स्वदेशी शासन के समर्थक। तो यहां देखिए वेद और वैदिक शिक्षा के समर्थक होने के कारण पहले तो इन्होंने क्या बोला कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और इन्होंने दूसरी बात क्या की कि ये स्वदेशी शासन के समर्थक, स्वदेशी शासन के समर्थक। ठीक है, इन्होंने शूद्र एवं स्त्री के उपनयन संस्कार, कौन सा संस्कार, उपनयन संस्कार, अर्थात यज्ञोपवीत यानी जनेऊ जो धारण करते हैं वो संस्कार है, उसके भी ये क्या थे, के समर्थक। की उपनयन संस्कार किस किस का होना चाहिए, शूद्र और स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होना चाहिए। देखिए दयानंद सरस्वती क्या थे, इनका जन्म 1824, ये सब मैंने आपको बता दिया। संन्यास स्वामी पूर्णानंद से मिला और वैदिक शिक्षा स्वामी विठवानंद से। देखिए ये जो थे ये वेद और वैदिक शिक्षा के क्या थे, समर्थक थे। साथ में इन्होंने क्या नारा दिया कि हमें वेदों की ओर लौटना होगा, जो वैदिक परंपरा हमें सिखाती है हमें वही बात ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि हमारे वेद तो इतने ज्यादा वैज्ञानिक हैं जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। साथ में इन्होंने क्या बोला कि शूद्र एवं स्त्री के उपनयन संस्कार होने चाहिए, और ये किसके समर्थक थे, स्वदेशी शासन के समर्थक थे। और स्वदेशी शासन के लिए इन्होंने ये बात बोली थी कि बुरे से बुरा स्वदेशी शासन, बुरे से बुरा स्वदेशी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बेहतर होता है। और अभी कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन 4.0 की घोषणा हो रही थी तब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी यही कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। मतलब कि अगर आप स्वदेशी चीजों की ओर दौड़ेंगे, स्वदेशी शासन की ओर दौड़ेंगे, यानी आत्मनिर्भरता की ओर दौड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हम संबल बन पाएंगे, हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हो पाएंगे, और जो ये विदेशी लोगों पर हमारी निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी, और जिससे हमारा जो धन है वो भी बाहर नहीं जाएगा। तो ये देखिए आज जो आत्मनिर्भरता का हमें कॉन्सेप्ट मिला है मोदी जी से, ये हम कहें तो दयानंद सरस्वती ने बहुत पहले ही हमें स्वदेशी शासन के बारे में बता दिया था। तो दोस्तों
आप लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार इसका, फिर हम बात करेंगे आगे, आर्य समाज की बात करेंगे। अब इसके आगे दोस्तों कि दयानंद सरस्वती जो हैं, इनके जन्म वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि इन्होंने कुछ सुधार किए, क्या किए, धर्म में कुछ सुधार किए और उसके माध्यम से इन्होंने आर्य समाज भी चलाया था, ठीक है। तो अब इनके सुधार हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या सुधार किए। इन्होंने 1863 में तो पहले क्या किया, इन्होंने पाखंड खंडी की पताका लहराई, पाखंड खंडी की पताका लहराई। मतलब जो हमारे वैदिक धर्म में जो भी बुराइयां थी उनको इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना। और कब की आपके ये कि इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को, ठीक है दोस्तों। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ की, तो इन्होंने आर्य समाज का जो स्थापना थी वो तो की बंबई, और मुख्यालय कहाँ बनाया इसका, लाहौर में। बंबई में स्थापना और मुख्यालय कहाँ बनाया आपके, लाहौर में, ठीक है। मतलब 1863 में पहले पाखंड खंडी की पताका लहराई, और 1875 आया तो 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी। ये पाखंड खंडी की पताका से अर्थ था इनका कि वैदिक धर्म में जो भी गलत तंत्र मंत्र पाखंड हो रहे हैं उनका ये खंडन कर रहे थे दोस्तों। अब आर्य समाज जो था, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आर्य समाज का प्रभाव कहां था, आर्य समाज का प्रभाव, तो प्रभाव सर्वाधिक तो कहां था आपके, कहां था सर्वाधिक, पंजाब में, सर्वाधिक पंजाब में, ठीक है। और राजस्थान में कहां कहां था, राजस्थान में कहां कहां था, तो मेवाड़ में तो कौन थे, सज्जन सिंह, मेवाड़ में सज्जन सिंह, जो मेवाड़ के महाराणा थे। जोधपुर में जगत सिंह, जोधपुर में आपके जसवंत सिंह, कौन थे दोस्तों, जोधपुर में जसवंत सिंह, ठीक है। और भीलवाड़ा उदयपुर में, सॉरी शाहपुरा में, भीलवाड़ा और शाहपुरा, ये यहां शाहपुरा हो गया, शाहपुरा कहां पे है, भीलवाड़ा में, शाहपुरा कहां पे है, भीलवाड़ा रियासत में। वहां पे कौन थे, राव नाहर सिंह, राव नाहर सिंह। तो राव नाहर सिंह ने भी क्या किया, आर्य समाज की स्थापना में योगदान दिया। तो ये बात हो गई आपके किसकी, दयानंद सरस्वती की। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। अब दयानंद सरस्वती ने क्या किया, दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी अजमेर में, जिस पुस्तक का नाम था आपके सत्यार्थ प्रकाश। क्या लिखी पुस्तक, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है दोस्तों। ये सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने पुस्तक लिखी, और ये पुस्तक कौन सी भाषा में थी आपके, हिंदी भाषा में। किसमें थी, हिंदी भाषा में थी। और इसी पुस्तक में इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। आपके सत्यार्थ प्रकाश लिखी इन्होंने, और वेदों की ओर लौटो लिख कहा। वेद भाष्य भी इन्होंने लिखा, वेद भाष्य, और ये किस भाषा में था आपके, संस्कृत में। वेद भाष्य संस्कृत में, और वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका लिखा। ये क्या था, ये दोनों भाषाओं में था, संस्कृत प्लस आपके हिंदी। मतलब इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, इन्होंने लिखा वेद भाष्य लिखा, इन्होंने
वेद भाषा भूमिका संस्कृत हिंदी में लिखी, ये हिंदी में, ये संस्कृत में और ये दोनों में, ठीक है। और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन, ठीक है। अब शुद्धि आंदोलन में क्या था कि जो हिंदू जबरन धर्मांतरण कर गए हैं, किसी अन्य धर्म में चले गए हैं, अगर वो चाहें तो हिंदू धर्म में वापस आ सकते हैं। उसके लिए इन्होंने क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया, ठीक है। 1883 में 1883 में एक मुस्लिम नर्तकी थी, मुस्लिम नर्तकी, नाम क्या था उसका? नन्ही जान, द्वारा धीमा जहर, क्या दिया उसने? एक धीमा जहर देने के कारण मृत्यु, क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई? आपके दयानंद सरस्वती की। 1883 में इनको एक मुस्लिम नर्तकी नन्ही जान ने क्या दे दिया? धीमा जहर दे दिया। अब आर्य समाज के अंतर्गत क्या हुआ? एक डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। और ये डीएवी जो कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई? 1886 में। और किसने की स्थापना? ये की आपके हंसराज व लाला लाजपत राय ने। हंसराज और लाला लाजपत राय ने की, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दयानंद को उत्तर भारत का क्या कहा गया? लूथर। दयानंद को उत्तर भारत का लूथर, उत्तर भारत का क्या कहा गया? लूथर कहा गया दयानंद सरस्वती को, ठीक है। अब एक व्यक्ति है वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है, ये पत्रकार है, ब्रिटिश पत्रकार है वैलेंटाइन शिरोल। तो वैलेंटाइन शिरोल ने, वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है, इसने क्या कहा? आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक। देखिए जो आपके वैलेंटाइन शिरोल है, इसने कहा कि आर्य समाज ने क्या किया है? भारत में एक अशांति सी फैला दी है, अशांति का क्या बन गया है? भारत में जनक बन गया आर्य समाज। क्योंकि आर्य समाज ने ही क्या कहा? दयानंद सरस्वती ने एक बात कही कि हमें तो हमारी प्राचीन जो भारतीय परंपरा है सिर्फ उसी का अनुसरण करना है, और उसी का अनुसरण करते करते ही हम क्या कर लेंगे? स्वयं को सुधार लेंगे, वैज्ञानिक बन जाएंगे। तो ये बात हो गई आपके किसकी? दयानंद सरस्वती की। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों किसकी बात? अब हम बात करेंगे यंग बंगाल आंदोलन की। किसकी बात करेंगे? यंग बंगाल आंदोलन की। देखिए जो यंग बंगाल आंदोलन है, ये इटली में जो यंग इटली आंदोलन था उसी से प्रेरित था। यंग इटली जो आंदोलन था उसी से ये प्रेरित था। और ये चलाया किसने था? ये चलाया था आपके हेनरी विवियन डेरिजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन, और ये कब चलाया था? आपके 1831 में, ठीक है। चलाया किसने था? ये चलाया आपके हेनरी विवियन डेरोजियो ने। डेरोजियो, देखिए इनको डेरेजियो जो भी बोलते हैं, पर हेनरी विवियन डेरेजियो या डेरोजियो ने चलाया। इनको आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि कहते हैं। आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि कहते हैं। किसको कहते हैं? हेनरी विवियन डेरोजियो को। और इन्होंने नवयुवकों के साथ क्या बनाया था? यंग बंगाल।
तो ये बात हो गई आपके यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, इनको आधुनिक भारत, देखिए हेनरी विवियन डेरोजियो को क्या कहा गया आपके आधुनिक भारत का राष्ट्रकवि, और हेनरी विवियन डेरोजियो ने ही नवयुवकों के साथ क्या बनाया, यंग बंगाल। ये किससे प्रेरित था, ये था यंग इटली से प्रेरित, यंग इटली से प्रेरित। और जो यंग इटली था वो किसका था, वो था मैजीनी का। किसका था, मैजीनी का था। इटली में आप नाम सुनेंगे, जब इटली का पुनर्जागरण पढ़ेंगे तो मैजीनी आएगा, और मैजीनी ने क्या बनाया था, यंग इटली बनाया था, एक संगठन बनाया था। तो ये बात हो गई आपके यंग बंगाल आंदोलन की। अब बात करेंगे हम स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन की। स्वामी विवेकानंद, अब दोस्तों स्वामी विवेकानंद जो थे ये इतने ज्यादा प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे, आपने सुना होगा ये 1893 में कहाँ गए थे, शिकागो में एक धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। जो शिकागो कहाँ है आपके यूएसए में है। और 19 में कब गए थे, 1900 में कहाँ गए थे, विश्व धर्म परिचर्चा पेरिस में भाग लेने गए थे। तो ये इतने प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म 1863 में ही हुआ था। जन्म कब हुआ, 1863 में। ठीक है, इनके जन्म का नाम, जन्म के समय इनका नाम क्या था, नाम था इनका नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, अब इनके गुरु कौन थे, गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। गुरु कौन थे इनके, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है दोस्तों, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और इनके गुरु जो रामकृष्ण परमहंस थे, इनका खुद का मूल नाम क्या था, वो था गंगाधर चट्टोपाध्याय। देखिए सिर्फ यही नहीं होता है कि शिष्य का ही मूल नाम पूछा जाएगा। विवेकानंद का तो नरेंद्र नाथ दत्त हो गया, और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का जो नाम था वो क्या था, वो था आपके रामकृष्ण परमहंस का नाम था गंगाधर चट्टोपाध्याय। 1886 में गुरु की मृत्यु के बाद, गुरु की मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया, संन्यास लिया। संन्यास ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। और नाम इनका, इन्होंने क्या रख लिया अपना, विदिशानंद। क्या नाम रखा, संन्यास के बाद संन्यास, व नाम रखा विदिशानंद। क्या रखा, विदिशानंद। ये इन्होंने अपना नाम रखा। ठीक है, अब ये 1893 में जब शिकागो जा रहे थे तो किसने की थी इनके आने जाने की व्यवस्था, वो की थी खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह की सलाह पर, किसकी सलाह पर, अजीत सिंह की सलाह पर विवेकानंद नाम रखा। क्या नाम रखा, विवेकानंद नाम। ठीक है, अब अजीत सिंह की सलाह पर ये 11 सितंबर 1893 को कहां गए, शिकागो गए। ये गए 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने कहां गए, शिकागो गए। शिकागो यानी यूएसए गए। कौन गए, आपके
स्वामी विवेकानंद और 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आपके वेदांत सोसाइटी की स्थापना। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की? इन्होंने की आपके 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। देखो स्वामी विवेकानंद को गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनका नाम क्या था? गंगाधर चट्टोपाध्याय। 1886 में गुरु की मृत्यु के बाद संन्यास और नाम विदिशानंद रखा। फिर खेतड़ी के राजा अजीत सिंह की सलाह पर विवेकानंद नाम रखा। और 11 सितंबर 1893, दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कम से कम ये जो वर्ष है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1893 में किसमें भाग लिया? विश्व धर्म सम्मेलन में। कहां गए थे? शिकागो गए थे। यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। किसकी सलाह पर अजीत सिंह विवेकानंद नाम रखा? अजीत सिंह की सलाह पर। और इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त। और जन्म कब हुआ? 1863 में। 1896 में इन्होंने किसकी स्थापना की? वेदांत सोसाइटी की स्थापना। देखिए जब 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में बोल रहे थे तो बोलते बोलते इन्होंने एक लंबे समय तक भारतीय प्राचीन परंपरा, वेद और भारतीयों के ज्ञान की जानकारी उन लोगों को दी। और कहा जाता है कि वो लोग अपने स्थान से हिल भी नहीं पाए थे। जो बड़े बड़े अन्य देशों के धर्म गुरु आए थे, जो समझ रहे थे कि एक धोती कुर्ता पहने एक साधारण लिबास का व्यक्ति हमें क्या बताएगा, तब अमेरिका का एक अखबार है न्यूयॉर्क हेराल्ड। क्या नाम अखबार का? न्यूयॉर्क हेराल्ड। उसने अपने अगले दिन का जो उसका अंक आया, मतलब 11 तारीख को मान लीजिए कि ये विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने अपना भाषण दिया, तो 12-13 को जब भी उनका अगला अंक आया इसको सुनने के बाद, तब उसने अपने अगले अंक में ही ये बात लिखी थी कि स्वामी जी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत में तो अपने जो हम मिशनरीज भेजते हैं, धर्मगुरु भेजते हैं, उनको भेजना ही क्या होगी? एक मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। ये बात कही उन्होंने किसके लिए? स्वामी विवेकानंद के लिए। तो आप इसको क्या नाम स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब इन्होंने 1900 में, देखिए 1893 तो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ और 1900 में क्या हुई? विश्व धर्म परिचर्चा हुई। क्या हुई? विश्व धर्म परिचर्चा। तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया। उससे पहले ही 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी कर दी थी। क्या कर दी थी? 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन। अब ये रामकृष्ण मिशन जो था, ये देखिए मिशन ही इसको क्यों कहा गया? एक मिशन, क्योंकि ये मिशनरीज की तरह कार्य करता था। किसकी तरह कार्य करता था? मिशनरीज की तरह। मिशनरी की तरह कार्य, मतलब ये जो भी कार्य करते थे एक मिशन के तहत करते थे और उस कार्य को पूरा करते थे। ठीक है, इनका मॉडल जो है वो समाज सेवा और मानव सेवा का रहा। समाज सेवा प्लस मानव सेवा, ये इनका मॉडल रहा। ठीक है, इनका जो मुख्यालय था रामकृष्ण मिशन का, वो था बेलूर मठ, कोलकाता। कहां था? बेलूर मठ, कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। 1897 में 1900 में कहां चले गए? 1900 में चले गए पेरिस। और पेरिस क्यों गए? आपके विश्व धर्म परिचर्चा में भाग लेने। विश्व धर्म परिचर्चा में भाग लेने के लिए। ठीक है, अब जो इनकी शिष्या है उसका नाम क्या था? मार्गरेट नोबेल। क्या नाम था उसका? मार्गरेट नोबेल। शिष्या जो थी उसका नाम है आपके मार्गरेट नोबेल। इसको क्या कहा जाता है? मार्गरेट नोबेल को सिस्टर निवेदिता या भगिनी निवेदिता या भगिनी निवेदिता। ठीक है, अब आप एक बार इसको देख लो, फिर आगे हम इनके समाचार पत्रों की बात कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या है, कुछ पत्रिकाएं भी चलाई। किसने चलाई पत्रिकाएं?
हमारे स्वामी विवेकानंद ने। तो पत्रिकाएं कौन सी थी इनकी? एक तो प्रबोधिनी थी। क्या थी इनकी? पत्रिका। पत्रिका कौन सी थी? एक तो प्रबोधिनी। और प्रबोधिनी किस भाषा की थी आपके? प्रबोधिनी थी अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की। ठीक है। एक था उद्बोधन और एक प्रबुद्ध भारत। उद्बोधन व प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत। और ये उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत दोनों किसमें थे? बांग्ला में, बांग्ला भाषा में थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे, ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग। और एक था मैं नास्तिक हूं। क्या लिखा था? मैं नास्तिक हूं। ये क्या है? ये इन्होंने 4 ग्रंथ लिखे थे। 32 वर्ष की उम्र में ही कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद मृत्यु हो गई थी उनकी। तो ये बात तो हो गई स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की। अब बात करेंगे हम आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन हो रहा है भारत में, समाज में सुधार हो रहा है। कुछ रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, आपके ब्रह्म समाज, यंग बंगाल आंदोलन, इन सब की हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसमें मैडम एचपी ब्लावाट्स्की और कौन जुड़े हुए थे? कर्नल आलकाट। कौन कौन थे इसमें? मैडम एचपी ब्लावाट्स्की और कर्नल आलकाट। कर्नल ऑलकॉट। मैडम एचपी ब्लावाट्स्की और कर्नल ऑलकॉट 1875 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की? 1875 में। कहां की? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। ठीक है। इन्होंने 1875 में न्यूयॉर्क में क्या की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। भारत में इसका मुख्यालय कहां था? आड्यार, मद्रास में। देखिए, इन्होंने पहले स्थापना न्यूयॉर्क में ही कर ली थी, फिर भारत आए और भारत में कहां था इसका मुख्यालय? आड्यार, मद्रास में। ठीक है। और इनसे कौन जुड़ा था? श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था। ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट भी जुड़ी। किनसे जुड़ी? श्रीमती एनी बेसेंट भी इनसे जुड़ी। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी आपके क्या कर रही थी? तो ये कर रही थी आपके एक तो प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन। भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन। और ये हिंदू धर्म से क्या थी? प्रभावित थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो मैडम एचपी ब्लावाट्स्की थी, ये क्या थी? हिंदू धर्म से प्रभावित। और किस बात से प्रभावित थी? तो ये प्रभावित थी आपके पुनर्जन्म व कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत। देखिए, हमारे वेदों की ये देन है कि हम आत्मा में विश्वास करते हैं, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और कर्म सिद्धांत हमें कहां से मिला है? गीता का कर्मयोग कह दें या आपके ईशोपनिषद में भी कर्म का सिद्धांत दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम, इन्होंने बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज इन्होंने बनारस में हिंदू कॉलेज।
और जो हिंदू कॉलेज ये था बनारस का, यही आगे चल के क्या बना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसके प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपके मुख्य जो समाज और धर्म सुधार आंदोलन थे इनकी। अब हम कुछ अन्य समाज और धर्म सुधार आंदोलन की स्थापना, उनके स्थापक कौन थे, ये भी हम जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम सिर्फ फैक्चुअल बात कि कौन कौन था। देखिए ये तो इनके बारे में जानकारी ज़्यादा जरूरी थी, बड़े इनके बारे में कुछ मैटर भी बड़ा होता है। अब हम सीधे केवल जो अन्य हैं, अन्य के बारे में इतना ही पढ़ेंगे कि किसने किसकी स्थापना की। तो किसने की, एक तो सत्यशोधक समाज, आपका सत्यशोधक समाज, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, तो यह हुई 1873 में। कब हुई दोस्तों, 1873 में। कहाँ हुई, आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। और किसने की, आपके महाराष्ट्र में हुई, जो ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप अकॉर्डिंग टू इनको एज ए फैक्चुअल क्वेश्चंस ही पढ़िए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, 1873 में। कहाँ हुई, महाराष्ट्र में। किसने की, ज्योतिबा फुले ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम, देखिए जो अलीगढ़ मुस्लिम था इसको एंग्लो इंडियन कॉलेज के नाम से स्थापना की थी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका जो नाम है, शॉर्ट नेम क्या है, AMU। AMU की स्थापना कब हुई थी, आपके 1875 में। कहां हुई, अलीगढ़ में। और की किसने, सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। ये हो गया आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर बात होती है पूना सार्वजनिक सभा की। ये पूछे जाते हैं आपसे सीधे सीधे, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1861 में। कहाँ हुई, आपके पूना में, पूना यानी पुणे में हुई। और किसने की, आपके महादेव गोविंद रानाडे ने, MG रानाडे ने की। 1867 में, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कहाँ हुई, पूना में, महादेव गोविंद रानाडे ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत के सेवकों का दल, इसकी स्थापना कब हुई, 1905 में, ठीक है। और ये स्थापना कहाँ हुई, आपके महाराष्ट्र में हुई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। देखिए वैसे तो आपके पूना भी महाराष्ट्र में ही है और बंबई भी महाराष्ट्र में, तो 1905 महाराष्ट्र में किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आपके सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हो गई। उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना किसने की, अंबेडकर साहब ने की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बंबई में। किसने की, BR अंबेडकर ने। हरिजन सेवक संघ, ठीक है, इसकी स्थापना 1933 में। कहाँ हुई, आपके दिल्ली में। और दिल्ली में किसने की, गांधी जी ने, महात्मा गांधी। तो दोस्तों देखिए सत्यशोधक समाज 1873 में महाराष्ट्र ज्योतिबा फुले ने बनाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में इसकी स्थापना अलीगढ़ में हुई, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की।
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में पूना में महादेव गोविंद रानडे ने की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की 1905 में महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1924 में बंबई में किसने की? B.R. अम्बेडकर ने। अम्बेडकर साहब खुद को क्या मानते थे? दलितों का नेता। और हरिजन सेवक संघ जो था, इसकी स्थापना 1933 में दिल्ली में हुई। किसने स्थापना? महात्मा गांधी ने। दोस्तों, जो ये हमने पढ़ा है समाज और धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके वीडियो में आज इतना ही। और ये सब कुछ आपके सामने मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और हमारे चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करता रहूंगा। मेरी आपसे ये एक वादा है। बस आपसे इतना सा अनुरोध करता हूं कि आप अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखना। दोस्तों, घर पे रहना, सुरक्षित रहना, पढ़ाई करते रहना और कोरोना जैसी घातक महामारी से बचे रहना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।